हम लोग इकोनॉमिक्स में कल ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने यहाँ तक, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है बैंकिंग से ही। पहला क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है दैट इज़ गवर्नमेंट बैंक्स, उनके जो चेयरमैन है उसको कौन सिलेक्ट करता है। ये भी न्यूज़ में था क्वेश्चन। एक्चुअली सिलेक्ट करता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, एक ब्यूरो फॉर्म की गई थी जो इसको सिलेक्ट करता था। इसका आंसर आरबीआई भी नहीं होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं होगा, और मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। ये करंट अफेयर से उठा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये नया बोर्ड फॉर्म किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ हायरिंग चेयरमैन। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में दिया हुआ है। मेन पॉइंट जो आपको याद रखने की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? जो मेन डिसीजन मेकिंग होता है बैंक के लिए। तो जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बार बार ये वर्ड आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या है? एनबीएफसी। पहले तो एनबीएफसी समझते क्या है। एक तो होता है बैंक और दूसरा होता है नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अपने आप में क्या है? एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है? ये जो एनबीएफसी है, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, यहाँ पैसा डिपॉजिट में नहीं कर सकते, बट ये लोन दे सकता है। बैंक भी लोन दे सकता है, एनबीएफसी भी लोन दे सकता है। इनका जो लोन होता है उसमें ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे आप अगर एक गाड़ी का इंटरेस्ट लोगे बजाज फाइनेंस से तो 12-15% होगा। बैंक में सेम गाड़ी का इंटरेस्ट आपको 6 से 8% में मिल जाएगा। ये लोग इंटरेस्ट हाई क्यों लेते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये एनबीएफसी है। सेकंड रीज़न क्या है कि ये जो पैसा जमा करके दे रहे हैं ये आपके पैसे से नहीं दे रहे। बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, बैंक आपका पैसा बाहर वालों को लोन देता है। यहाँ जो इनके पास पैसा है ये खुद पैसा किसी और से बोरो करते हैं, या तो ये खुद किसी बैंक से ब्याज पे उठाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक से इन्होंने 8% पे पैसा उठाया, ये जब आपसे 12% पे लेंगे तभी तो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे और तभी तो वापस पैसा बैंक को देंगे, इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है। तो इनके भी जो हेड होंगे वो बैंक बोर्ड ब्यूरो ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था? एक पीजे नायक कमेटी थी, उसके अंदर एक रिकमेंडेशन आई थी, उसके तहत ये फॉर्म हुआ था। बट ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए याद करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट, ये एक ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब ये लोग खुद फंक्शन करेंगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फाइनल डिसीजन लेता है ऑन द अपॉइंटमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब मान लीजिए मैं रेकमेंड करूंगा, मैं बैंक बोर्ड ब्यूरो में नाम रेकमेंड करूंगा, देन फाइनेंस मिनिस्टर का काम ये होगा वो पीएमओ ऑफिस से एक फाइनल डिसीजन लेगा अपॉइंटमेंट में कि अपॉइंटमेंट करना है कि नहीं। बट रिकमेंडेशन, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट यही करेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। उसके अलावा ये और क्या करते हैं? अपार्ट फ्रॉम रिकमेंडिंग पर्सनल फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, ब्यूरो का एक और काम होता है दैट हैज बीन असाइन्ड विद द टास्क ऑफ रिकमेंडिंग पर्सनल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी। ना सिर्फ बैंक, जबकि इंश्योरेंस कंपनी में भी जो डायरेक्टर हायर होंगे उसके लिए भी इनका नाम भी यही रिकमेंड करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो लोग। लास्ट में ये फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं स्ट्रेटेजीज बैंक के ग्रोथ के लिए और बैंक के डेवलपमेंट के लिए। और लास्ट में इनको एक और काम दिया होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? अच्छे काम। जैसे आप एक कॉर्पोरेट है, आप एक प्राइवेट कंपनी है, कुछ अच्छे काम आपको करने चाहिए सोसाइटी के लिए, तो उनको भी इंप्रूव करने का काम इनको दिया हुआ है। इन शॉर्ट इनके पास 3 काम है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स को हायर करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और बैंक्स के। ये जो नाम देगा उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल डिसीजन लेगा, कंसल्ट करेगा किसको? पीएमओ को। बस, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक और ये एक ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये पीजे नायक कमेटी, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इस टाइप का पूछा है। वैसे ऐसे टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम अगेन मिनरल्स कह लीजिए या फिर इंडस्ट्री कह लीजिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा कह रहा है इंडिया में पहली बार पेट्रोलियम एंड रेगुलेटरी नेचुरल गैस बोर्ड एक सेटअप हुआ है, इसके पहले कोई ऐसा बोर्ड नहीं था। नेक्स्ट ये कह रहा है वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। ये कह रहा है कि इसका एक और काम है कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग गैस के लिए करनी चाहिए वो भी इसको टास्क दे रखा है। और तीसरा ऐसा दे रखा है अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द, इसके अगेंस्ट जो आप अपील करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी के पास जाएगा। वैसे देखा जाए तो सेकंड वाला थोड़ा राइट लग रहा है। इसका काम ये हो सकता है कि एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
ओवरऑल ये क्वेश्चन देखिए तो तीनों ही स्टेटमेंट न्यू है आपके लिए। पहला वाला ये कह रहा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड है, सेकेंड PNGRB कॉम्पिटिटिव मार्केट इंश्योर करता है, और तीसरा ये कह रहा है इसके अगेंस्ट जो आप अपील लेंगे, आप अगर इसके फैसले से खुश नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट अपील करना पड़ेगा, जो मे बी राइट हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं लग रहा है, इसका आंसर क्या है 2 and 3 ओनली। इसके हिसाब से पहला वाला ये जो रॉन्ग है वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट राइट है और थर्ड राइट है। आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्यों ऐसा कह रहा है ये। The Petroleum and Natural Regulatory Board was constituted under the Petroleum and Regulatory Gas Board Act of 2006. The independent regulator TRAI is the first independent regulator in India. अब देखो ये क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो राइट है, रॉन्ग कहाँ हो जाता है जब ये वर्ड बोलता है, इसने लिखा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड, क्योंकि ये वर्ड जो है फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड ये इस पूरे स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रहा है। फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जो खुद से खुद को रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, टेलीकॉम है, जो आप सिम कंपनीज यूज करते हो, इनके पास एक पावर होता है कि ये खुद के फंक्शनिंग को, खुद के काम को, खुद के रूल्स खुद बना सकते हैं, इसको कहा जाता है रेगुलेटरी फंक्शन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में जो पहली बार किसी को रेगुलेटरी फंक्शन दिया है वो है TRAI, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गैस वाला पहला ऐसा बोर्ड नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ट्राई है इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। इसे पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको किस एक्ट के अंदर फॉर्म किया है, 2006 वाले एक्ट के अंदर। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटिटीज एंगेज इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस। आपके और मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। अब ये बोर्ड का काम क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई कंसर्न है गैस कंपनी को लेके, गैस प्रोडक्ट को लेके, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेके, पेट्रोलियम में अगर सफिशिएंट क्वालिटी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तेल मिला के दिया जा रहा है या फिर वाटर मिला के दिया जा रहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। जितना भी मार्केटिंग रिलेटेड वर्क है वो यही करेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वाला काम। द बोर्ड हैज ऑल्सो बीन मैंडेटेड टू रेगुलेट द रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन सारे प्रोडक्ट्स को रिफाइनिंग, पहले क्या करते हो आप, क्रूड ऑयल, पहले आप वाटर बॉडी में जाते हो या डिगिंग करते हो, और डिगिंग से आप क्या करते हो, क्रूड ऑयल निकालते हो, फिर ये क्रूड ऑयल का आप रिफाइनिंग करके इसको पेट्रोल बनाते हो, डीजल बनाते हो। ये सारा प्रोसेस जो होता है रिफाइनिंग होता है। रिफाइनिंग करने का जिसको आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस एक बार हो गया, आपने पेट्रोल ऑब्टेन कर लिया, फिर आप इसको स्टोर करते हो किसी गोडाउन में, किसी स्टोर हाउस में। नेक्स्ट आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हो पेट्रोल पंप तक, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और लास्ट में मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग के बाद सेल। ये सारा काम भी यही बोर्ड करेगा। ये क्या नहीं करेगा, एंड नेचुरल गैस एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल टू एंश्योर एंड, ये पूरा स्टेटमेंट आगे का काम का नहीं है, ये सारे इसके फंक्शन दे रखे हैं। द PNGRB विल हैव द सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट। एज एन UPSC एस्पिरेंट आपके लिए क्या काम का है कि ट्राई जो है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ये पेट्रोलियम बोर्ड जो है वो 2006 के एक्ट में बना था। नेक्स्ट इंश्योर करेगा कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है राइट ही होगा, इसी का काम होगा रिफाइनिंग करना, प्रोसेस करना। तो ये सब हमको याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है, इसके पास पावर है सिविल कोर्ट का। अब सिविल कोर्ट क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी का बॉडी फिजिकल हार्म नहीं करते हो। जैसे आज के डेट में मान लीजिए मैंने आपको अगर कुछ अब्यूज किया, आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला जिससे आपको दुख हुआ, मानहानि हुई, डाइवोर्स का केस हो गया, सेपरेशन का केस हो गया, मैरिज का केस हो गया, आपके किसी जमीन जायदाद का केस हो गया, आपके किसी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, वो सारा आ जाता है सिविल कोर्ट के अंदर। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या आता है, मान लीजिए किसी का कोई आपने किसी पे वार किया और किसी का सर फट गया, हाथ टूट गया, हाफ मर्डर जो होता है, मर्डर होता है, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, आपने किसी के लिए प्लानिंग की, ये सारा हो जाता है क्रिमिनल में। तो इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है, मतलब सिविल इश्यूज को ट्राई कर सकता है। सिविल इश्यूज कैसे, अब इस केस में सिविल इश्यूज क्या होगा, मार्केटिंग, मान लीजिए सामान के अंदर आपने कुछ प्रोडक्ट मिला दिया है, अब वो अगर प्रोडक्ट खाने से आपकी मौत होती है तो हो जाएगा क्रिमिनल केस। बट सामान में कुछ मिला है और आपकी गाड़ी को लॉस हुआ है पेट्रोल की वजह से, तो दैट विल बी कम अंडर सिविल कोर्ट। तो ये सिविल कोर्ट का पावर है इसके पास। नेक्स्ट, इसका जो एपीलेट मैकेनिज्म है, एपीलेट का मतलब क्या होता है, आपको अगर मेरे से कोई शिकायत है, मैं एक कंपनी हूं, मेरे अगेंस्ट अगर शिकायत है तो आप किसको कंप्लेंट करोगे, इसको कहा जाता है एपीलेट। जैसे इंडिया में सबसे पहले आपको अगर प्रॉब्लम हो गई, आप कहां जाओगे, डोमेस्टिक कोर्ट, नागपुर में जो डोमेस्टिक कोर्ट है यहां जाओगे।
अगर इसने एक फैसला दिया, आप दो पार्टी है, आपके अगेंस्ट फैसला दिया, इनके फेवर में दिया, तो आप क्या करोगे? आप अपील करोगे। किसको करोगे? आप जाओगे हाई कोर्ट, आप बोलोगे सर आई वांट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डोमेस्टिक कोर्ट, मैं इनके फैसले से खुश नहीं हूं। अगर हाई कोर्ट भी आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं देगा तो फिर आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। इसको कहा जाता है अपील मैकेनिज्म, कि आप पुराने वाले के डिसीजन के साथ अगर सहमत नहीं हो तो उस डिसीजन को आप अपील करोगे, वापस वो चैलेंज करोगे। तो ये अपीलेट मैकेनिज्म अगर पेट्रोल वाला है तो ये किसके अंडर में आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर 2003। इसे स्टेटमेंट 3 भी हमारा राइट हो जाएगा। जब हम पेपर मोड में बैठे रहते हैं ना तो हमको ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग लगता है, हम ये सोचते हैं यार पेट्रोल वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी के पास क्यों जाएगा। बट याद रखिएगा ये एक एक्सेप्शन है, पेट्रोलियम के जितने भी अपील्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एपिलेट ट्रिब्यूनल का मतलब एक छोटे छोटे बॉडी इस्टेब्लिश की जाती है। जैसे अगर मैं इंडिया के 3 बड़े कोर्ट्स की बात करूँ, डोमेस्टिक कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तो हो गया कोर्ट, बट इसके अलावा भी कुछ ट्रिब्यूनल सेटल किए जाते हैं। ये ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक केस को डील करने के लिए कोई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया हो, इसको कहते हैं ट्रिब्यूनल। जैसे इंडिया में आप एक पढ़ेंगे पॉलिटी में कैट, कैट का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आप जब आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं या कोई भी आईआरएस हो, आईपीएस हो, आपके जितने भी केसेस चलेंगे यहाँ चलेंगे। हाई कोर्ट, डोमेस्टिक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। आपका प्रमोशन होना चाहिए बट आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो आपका केस चलेगा कैट में। ये सेंट्रल लेवल पे होता है, इंडिया लेवल पे। वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये होता है ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला वाला रॉन्ग है। ये पहला बॉडी कौन सा था? ट्राई था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पहली बार आया था, हर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये आपको ये बताता है कि इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करना कितना आसान है, कितने इजी के साथ आप एक बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे आप जब बिजनेस ओपन करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लगेगी। सबसे पहले इसमें से बोल रहा है कौन कौन सा उसका पैरामीटर है। जैसे आप कितना टैक्स पे करते हैं, इंडिया में टैक्स कैसा है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। आज के डेट में अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना पड़ेगा, उस पर फिर आपको कुछ लैंड टैक्स भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको अलग अलग गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसको एनवायरनमेंट को हार्म होने वाला है, तो आपको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए, आपको वहाँ के जो लोकल एरिया है वहाँ के चीफ से क्लियरेंस चाहिए कि इस प्रोडक्ट से बाकी इंडस्ट्री को हार्म नहीं होगा। उसके लिए इंडेक्स निकाला गया था, क्योंकि एक टाइम ऐसा था इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट आज की डेट में भी जब आप जाएंगे इंडिया में रेस्टोरेंट खोलने के लिए 19 जगह से लाइसेंस की ज़रूरत है, बट अगर आपको इंडिया में बंदूक चाहिए तो सिर्फ 6 जगह से लाइसेंस चाहिए। देख रहे अच्छा काम करने के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और गलत काम करने के लिए इतना ईजी है। ये इसी स्टेटमेंट की वजह से ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स लाया था कि गलत काम, अगर आपको बंदूक लेना है तो 6 मिनिस्ट्री से लाइसेंस चाहिए, बट देखा गया था कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए कोई होटल इंडस्ट्री में जाना है तो 19 जगह से लाइसेंस चाहिए था। इसको कम करने के लिए हमने लाया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो वर्ल्ड बैंक ने लाया हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है बिजनेस करने का? तो पेइंग टैक्स एक पैरामीटर है। इसमें यह देखा जाता है कि इंडिया में टैक्स कितना भरना पड़ रहा है बिजनेस करने के लिए। जितना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा लोग उतना कम मोटिवेट होंगे। जैसे मान लीजिए कल को आपको एक इंडस्ट्री ओपन करनी है, आपको अगर मैं बोल दूंगा कि 10% तो आपको टैक्स पैरामीटर है, राइट है। नेक्स्ट रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में आपको कितनी दिक्कत होती है, ये कितना आसान है, ये भी एक पैरामीटर है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में 1 साल लग जाएगा, तो फिर आप बिजनेस खोलने का प्लान ही ड्रॉप कर देंगे। आप सोचेंगे यार अभी सोचूंगा तो 1 साल बाद बिजनेस ओपन होगा। और तीसरा पैरामीटर है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी बनानी है और 25 फ्लोर्स का चाहिए। सबसे पहले आपको एनआईटी के पास जाना पड़ेगा, नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। एनआईटी वाला आपको बोलेगा नहीं इस जगह पे तो आप 10 फ्लोर का ही बना सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज है जहां आप सुपर टावर बना सकते हैं 24 फ्लोर का। जैसे मॉल बनाना है, मॉल आपने सोचा 15 फ्लोर का बनाऊंगा, आपको परमिशन ही 10 फ्लोर का मिला, आपका प्लान वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने 15 फ्लोर जो सोचा होगा कुछ प्रॉफिट मार्जिन के साथ सोचा होगा। तो इसलिए ये तीनों एक पैरामीटर है, बट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये कोई पैरामीटर नहीं है। ये इंडिया में पुलिस का काम होता है, इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए।
द करेक्ट आंसर इज ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकाला था, इसके 10 इंडिकेटर थे। कौन कौन से? सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना नहीं, ये एक पैरामीटर। सेकंड, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, कंस्ट्रक्शन के लिए कितने जगह से परमिशन लेना चाहिए, लेना पड़ेगा इंडिया में, सेकंड पैरामीटर है। तीसरा है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री खोली जिसका काम है दिन रात वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, बट अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी 10 घंटे मिल रही है तो आपका प्लांट ही बंद रहेगा आधे से ज़्यादा टाइम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक पैरामीटर है। नेक्स्ट, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी हमने देख ही लिया। फिर गेटिंग क्रेडिट, आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि अगले दिन इंडस्ट्री खोल लोगे, तो आप क्या करोगे, लोन लोगे। गेटिंग क्रेडिट का मतलब है लोन। तो इंडिया में लोन लेना कितना आसान है, जैसे आज के डेट में एक वेबसाइट बनी है 99psbloan.com, इसमें 99 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको लोन देगा कि नहीं। इतना फास्ट हो गया है, ये इसी की वजह से आया है। नहीं तो पहले क्या होता था, आप किसी बैंक में जाइए, वो बोलेगा सर डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट देने के बाद 1 महीने बाद आपको पता था लोन मिलेगा कि नहीं, तब तक आपने बाकी प्लानिंग कर ली थी। इसीलिए गेटिंग क्रेडिट भी एक पैरामीटर है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, आपकी कंपनी में 2 टाइप के इन्वेस्टर होंगे, एक मेजॉरिटी, एक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब हम लोग, जैसे आपने कंपनी का शेयर खरीदा तो आप क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी इन्वेस्टर। तो इसको भी प्रोटेक्ट करना इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, पेइंग टैक्सेस, टैक्स भरना कितना आसान है, मुश्किल है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, अगर इंडिया में आपने कोई कंपनी खोली या कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो क्या विदेश में इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये भी एक पैरामीटर है। नेक्स्ट, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स करना कितना आसान है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके लिखा गया है कि 10 साल तक आप बिना टैक्स पे किए इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, बट दूसरे साल ही आपके पास पहुंच गए एनएमसी वाले कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन। और लास्ट में है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब आप टाइम पे नहीं भरते हो लोन, तो ये बिल क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंसी। तो ये कुछ पैरामीटर है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप जब ये अजनी में जाओगे तो यहाँ पे एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, आपने देखा होगा इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, सेक्शन है, जिनको गवर्नमेंट कम रेट पे सब्सिडी में ग्रेन्स देती है, अनाज देती है। तो अब होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से अनाज लेती है, वही अनाज को FCI के गोडाउन में स्टोर करती है, और यही अनाज को कुछ लोगों को 5 रुपए किलो या फिर 3 रुपए किलो में देती है। कौन से सेक्शन को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में, जो नहीं ले सकते, एक्सेसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। क्योंकि कल ही मैंने बताया था इंडिया में क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। इंडिया में कैपिटलिज्म को भी इतना ही वैल्यू है जितना सोशलिज्म को। तो गवर्नमेंट भी कुछ लोगों को, जो जिनके लिए मान लीजिए पॉसिबल नहीं है 30 रुपए किलो गेहूं खरीदना, उनको 5 रुपए किलो में दे पाएगी। तो ये काम कौन करता है, FCI। अब ये कह रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो FCI ये सामान किसानों से खरीदती है उसको कितना कॉस्ट पड़ता है। देखिए होता क्या है, आपने किसानों से MSP पे खरीदा, मान लेते हैं 1800 रुपये आपने किसान को दिए, ठीक है, 100 किलो के, तो आपको लगा 18 रुपये पर केजी गेहूं के। इतना ही नहीं, जब आप किसानों को 1800 रुपये देते हैं, उसके बाद उसके खेत से उठा के आपको कहाँ लाना है, FCI के गोडाउन तक, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन खर्चे के बाद स्टोरेज भी तो बनाना है, गेहूं को रखेंगे कहाँ पे, स्टोरेज का खर्चा है, लोगों को सैलरी देनी है जो ड्राइवर है उनको। तो हमको लगता है बस कि 18 रुपये खर्चा है, बट इसको जोड़ते जोड़ते FCI को 1 किलो पे 27 रुपये का खर्चा है। FCI को मिलता कितना है गवर्नमेंट से, 5 रुपये पर किलो। तो FCI को कुछ लॉस है, उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। ये जो 27 रुपये है ना, दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। एग्जैक्टली कितना कॉस्ट पड़ रहा है FCI को वो अनाज खरीदने में, वो आपको बताना है। इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस एनीथिंग और जो फार्मर को पे करना है। मतलब वो कह रहा है ये जो 27 रुपये है ये किस किस से बना हुआ है। एक तो उसने ऑलरेडी दे रखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको आप MSP कहते हो। MSP प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के बियॉन्ड भी कुछ और खर्चा है। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, नहीं। प्रोक्योरमेंटल, इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यस। FCI का काम क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और इंटरेस्ट। जब ये दोनों को आप मिला देते हो तो इसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। प्रोक्योरमेंट मतलब जब आपने अनाज को खरीद के अपने गोडाउन तक लाया, इस पूरे प्रोसीजर में जितना खर्चा हुआ, किस किस का, ट्रांसपोर्ट का, कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, कुछ आपको स्टोरेज का, गोडाउन का खर्चा देना पड़ा होगा, वो सब, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अपने गोडाउन के बाद आपको अलग अलग लोगों को बांटना भी तो है, तो ये खर्चा भी किसका है, FCI का ही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, प्रोक्योरमेंटल कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
ये दोनों को मिला देंगे जब आप, तो आपको इसमें और एक चीज़ ऐड करना है, दैट इज MSP। ये जब तीनों मिल जाएगा तो फाइनली क्या निकलेगा, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन। उसके बाद इसने दे रखा है फाइनली कि इकोनॉमिक कॉस्ट होता क्या है, इन सब का एडिशन। FCI का इकोनॉमिक कॉस्ट में 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट प्राइस और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहाँ जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ना, यही आपका MSP है, तो MSP को प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आर द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन। प्रोक्योरमेंटल इंसिडेंटल्स क्या है, इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में खरीदने के लिए जितना कॉस्ट लगा उसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या आता है, ट्रेन से पहुंचाने का खर्चा, हैंडलिंग का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, जो लॉस हुआ है पहुंचाने में वो भी तो काउंट होगा। जैसे रिसेंटली मैं भी देख रहा था, मध्य प्रदेश का जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके स्टोर हाउस भर गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, ये मान लीजिए स्टोर हाउस वाला पूरा एरिया है, ये पूरे गोडाउन ऐसे बने हुए लाइन से, बीच में कुछ जगह खाली थी, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे गेहूं के बोरे ऐसे ऐसे रख दिए थे बहुत सारे। बारिश हुई, सारे का सारा गेहूं भीग गया, सारा का सारा गेहूं सड़ गया। ये क्या होता है, ये भी तो उनका कुछ लॉस थी है, क्योंकि अब ये गेहूं किसको देंगे। इनफैक्ट कितने FCI के डेटा में ये भी पाया गया कि इनके गोडाउन में आधे से ज़्यादा, मोर देन 30% ऑफ फूड ग्रेन चूहे खा जाते हैं, क्योंकि इतने दिन से रखे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई साफ करने वाला नहीं है, एक पेस्टिसाइड भी कोई लाके दे वो भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधे से ज़्यादा पैसा तो यहीं लॉस्ट हो जाता है FCI में, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है, लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये सारा हो जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का खर्चा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है परचेजिंग पावर पैरिटी पे, PPP। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी दैट इज PPP का एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। PPP का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मान लीजिए आप इंडिया में डीमार्ट में गए और आपने एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीदा, जिसमें मान लीजिए बिस्किट है, स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, राइस है, वीट है, एक्सेट्रा। और सेम जब आप USA में गए, आपने सेम बास्केट बनाया और सेम गुड्स को खरीदा, बिस्किट, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, राइस, वीट, ये सब खरीदा, तो आप कंपेयर करेंगे कि कहाँ आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा। जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर आपको सेम बास्केट का 300 रुपये देना पड़ा और यहाँ पे आपको $5 देना पड़ा, तो आप क्या समझ जाएंगे, $1 का मतलब है 60 रुपीज़। आप 300 को $5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। आप ये देख रहे हैं कि जितना इंडिया में 300 रुपये में मिलेगा उतना यहाँ $5 में मिलेगा, मतलब इंडिया में जितना 60 रुपये में आप खरीद सकते हैं, USA में उतना $1 में खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, $1 पावरफुल है एज कम्पेयर टू रुपीज़, क्योंकि $1 में आप 60 रुपीज़ का सामान इंडिया में खरीद सकते हैं। इसको कहा जाता है PPP एक्सचेंज रेट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें हम यही चेक करते हैं सामान का प्राइस क्या है सेम सामानों का अलग अलग कंट्री में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड कह रहा है इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल रॉन्ग है। PPP के टर्म्स में इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। PPP के टर्म्स में हमारा GDP बढ़ जाता है। ये जो क्वेश्चन पूछा था 6 इसलिए पूछा था, अगर नॉर्मल GDP टर्म्स में देखें, नॉमिनल GDP में, तो इंडिया का उस टाइम पे 6th हुआ करता था और PPP में 3rd था। आज नॉमिनल GDP के टर्म्स में इंडिया का 5th रैंक है और PPP में अगेन इंडिया का रैंक 3rd है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा 1 ओनली। द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। पहले PPP के बारे में बताया, इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट कंपेयर करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू अ सिमिलर बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आप एक ही बास्केट में एक ही सामान लेके अलग अलग कंट्री के करेंसी से कंपेयर करते हो कि इंडिया में वो सामान महंगा है या USA में वो सामान महंगा है। द PPP बिटवीन 2 कंट्रीज मेजर द अमाउंट ऑफ 1 कंट्री करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री एज कंपेयर टू अदर कंट्री। मतलब $1 का इंडिया में कितना वैल्यू है वो इससे पता करते हैं हम। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, सेकंड पे कौन है USA, और इंडिया कहाँ है 3rd पोजीशन पे। आज भी सेम पोजीशन है, चाइना 1st पे है, USA 2nd पे है और इंडिया 3rd लार्जेस्ट PPP है। तो आपको याद रखना है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात होती है तो इंडिया रैंकिंग वाइज 3rd है, बट अगर नॉर्मल GDP की बात होती है तो रैंकिंग वाइज इंडिया 5th पे है।
ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो आप जीडीपी जीएनपी ये सब पढ़ेंगे वहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एफसीआई वाला क्वेश्चन अगेन एग्रीकल्चर वाले सब टॉपिक्स है। ये वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, जब आप गवर्नमेंट स्कीम इंडेक्सेस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये तो हमने देख ही लिया था पेट्रोलियम वाला। फिर अब होता क्या है ना, हर साल एक आता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया जाता है कि आपकी देश की इकोनॉमी कैसे है, आपने कितना प्रोड्यूस किया, कितना आपने कंज्यूम किया, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना एग्रीकल्चर के, वो सारा इकोनॉमिक सर्वे से आ जाता है। याद रखिएगा, जब भी चुनाव होता है ना उस साल इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आता है, बजट भी नहीं आता है। जैसे इस साल बजट भी नहीं आया है, इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया है। क्यों? इलेक्शन होने के है। जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट नया बजट लेके आएगी। तो अब तक बजट नहीं आया है। अभी इस साल जिस चीज़ को लाया जाता है उसको कहा जाता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट मतलब उसमें आप छोटे चेंजेस कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट चाहे तो जितना साल में खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उतना ही मांग सकती है। जबकि नॉर्मल बजट ईयर में क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत चीज़ें अनाउंस कर देती है कि मैं ये स्कीम दूंगा वो स्कीम दूंगा, सो दैट नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट जीत के आए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे आपके सिलेबस का ही पार्ट है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 6th पिलर है, वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है इंडिया में कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। इंडिया में 2 टाइप के क्रॉप्स है, याद रखिए, एक होता है राबी, एक होता है खरीफ। सीजन पे डिपेंड करता है। एक अगर हम विंटर सीजन में करेंगे तो एक खरीफ हो जाता है, समर में करेंगे तो राबी। एग्जैक्टली कौन सा क्या है देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है खरीफ क्रॉप्स के बारे में। इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। ये कह रहा है खरीफ में लास्ट 5 years में राइस के अंडर जितना भी खेती है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकेंड, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन द एरिया ऑफ ऑयल सीड्स। तीसरा कह रहा है एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। और फोर्थ कह रहा है एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड। अब 4 चीज़ें। पहला कह रहा है राइस के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया है। सेकंड ये कह रहा है इंडिया में हम जितना जवार उगाते हैं जितने एरिया में, उससे बहुत कम एरिया में हम लोग ऑयल सीड्स उगाते हैं जिससे आप ऑयल बनाते हो। तीसरा कह रहा है कॉटन इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंड पे उगाया जाता है एज कम्पेयर टू शुगर केन। और लास्ट में कह रहा है शुगर केन के कल्टीवेशन का जो एरिया है वो स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। स्टेडीली का मतलब क्या होता है, एकदम से डिक्लाइन है ऐसा। अब याद रखिएगा, जहाँ भी इस टाइप का स्टेटमेंट दिया होता है ना स्टेडीली डिक्रीज, वो आपको क्या करना है, रॉन्ग मार्क करना है। स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली डिक्रीज, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लगातार डिक्रीज ही होगी। फ्लक्चुएशन होता है, जैसे गिर रहा है फिर इंक्रीज होगा फिर गिरेगा, ऐसा। स्टेडीली डिक्रीज बहुत रेयरली ऐसा चीज़ है जो एग्जैक्टली एक स्लोप फॉलो करेगा। इसीलिए जहाँ जहाँ 4 है उसको आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे ऐसा। अब बचा आपके पास 1 and 3। ये होता है ट्रिक्स की टेक्नोलॉजी। देखते हैं ये वेरीफाइड है कि नहीं। वैसे ज़रूरी नहीं हर केस में राइट होगा, रॉन्ग भी हो सकता है, बट हम लोग चेक कर लेते हैं। यस, राइट है। अब ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, आज हमारा पहला पेपर है 2019, इसके बाद जितने पेपर है आप वहाँ जब लगा के देखेंगे यू विल फाइंड कि हर जगह ट्रिक काम करता है। क्योंकि ये स्टेडीली वर्ड जानबूझ के यूपीएससी देती है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। कोई भी चीज़ है ना एकदम से, जैसे मैं अगर आज की डेट में बोलूँ कि आपकी पढ़ाई स्टेडीली डिक्रीज हो गई, ऐसा होगा ही नहीं। हो सकता है 2 दिन आप नहीं पढ़ोगे, 3rd डे आप थोड़ा पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट डे नहीं पढ़ोगे, बट ऐसा होगा ही नहीं कि आपने, मान लीजिए आज आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया तो वैसे ही तो 0 है। अब 0 से नेगेटिव में कैसे जाओगे आप, इसलिए स्टेडीली डिक्रीज हो ही नहीं सकता है कोई भी चीज़। आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया जो है वो इतना हेक्टर दे रखा था स्टेटमेंट में, विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल। तो एरिया राइस में सबसे ज़्यादा दे रखा था, पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। सेकेंड वाला क्यों रॉन्ग है, जवार वाला जो एरिया है वो ऑयल सीड से ज़्यादा नहीं, ऑयल सीड से कम है। वैसे खुद सोचिए ना यार, इंडिया में ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, तेल की जवार की? तेल की है। हर घर में जो सब्जी बनती है वो तेल से ही तो बनेगी। जवार कितने कम लोग खाते हैं। इनफैक्ट जवार जो है, जवार की रोटी, ये मोस्टली राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र यही वाले बेल्ट पे चलता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंडीशन है जहाँ जवार उगाया जा सकता है। पूरे इंडिया में जवार उगा भी नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है कि जवार का कल्टीवेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑयल सीड्स। तो यहाँ से आप सेकेंड स्टेटमेंट भी हटा सकते थे। सेकेंड भी हटाते तो वैसे आप ए पे आ जाते। फिर थर्ड वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉटन वाला जो है वो वाला जो एरिया है दैट इज मोर देन दैट कंपेयर टू शुगर कल्टीवेशन। और फोर्थ वाला क्यों रॉन्ग है, शुगर कल्टीवेशन हैज़ नॉट स्टेडीली डिक्रीज। स्टेडीली डिक्रीज नहीं होगा। फिगर भी आप देख सकते हैं क्या क्या गवर्नमेंट का डेटा दे रखा है। पहले वाले में दे रखा है 4.99 मिलियन था,
फिर 5.066 था, फिर 4.953 था, फिर देख रहे हैं मतलब 4.99 है, यहाँ से इंक्रीज हुआ और उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, 4.99 से 5 गया, फिर 4.95 पे आया। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कहीं भी अगर स्टेटमेंट में दे रखा है स्टेडीली इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ये जीरो यहाँ से एकदम से बढ़ा। इंडिया में कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल है जो स्टेडीली इंक्रीज होगी या स्टेडीली डिक्रीज होगी। हाँ, फ्लक्चुएशन हो सकता है ऐसा, बट स्टेडीली इंक्रीज स्टेडीली डिक्रीज रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटी, ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है। इकोनॉमिक सर्वे में सारा डेटा दिया होता है, आपको इकोनॉमिक सर्वे करके जाना होता है। 1 या 2 क्लास में इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे, हर साल 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के यहीं से बन जाते हैं। सेम बजट के लिए भी एक लेक्चर में दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया, इंपोर्टेड का मतलब हम बाहर से बुला रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑरेंजेस, तो इंडिया यूएसए या बाहर कंट्री को ऑरेंज भेज रहा है। इंपोर्ट का मतलब हम अपने देश में मंगा रहे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है, जो कि हाईएस्ट इंपोर्ट है लास्ट 5 सालों में। लास्ट 5 साल में हमने ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाईएस्ट इंपोर्ट की है। सबसे पहला है स्पाइसेस, गलत, इंडिया को स्पाइसेस का हब माना जाता है। फ्रेश फ्रूट्स, ये भी गलत, इंडिया में हाई टाइप ऑफ फ्रेश फ्रूट्स पाए जाते हैं। पल्सेस, ये हमने इंपोर्ट तो किया है, फ्रेश फ्रूट्स भी इंपोर्ट किया है, स्पाइसेस भी इंपोर्ट किया है, बट इतना लार्ज क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मिलता है। हमारे पास जिस चीज़ की कमी है ना, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। इसीलिए हम लोग इंडिया वेजिटेबल ऑयल के लिए हम लोग मलेशिया पे डिपेंडेंट होते थे, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है ना, ये सारे लीडर्स है पाम ऑयल कह दीजिए या फिर वेजिटेबल ऑयल में। हमारे इंडिया में बहुत कम मिलता है, बट जितने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। और इंडिया ने लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल ही इंपोर्ट किया है। ये सारा डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स इन द वैल्यू ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। इंडिया 70% इंपोर्ट करता है वेजिटेबल ऑयल। समझ लीजिए हमारे घर में जो खाना बन रहा है उसका 70% जितना भी ऑयल है वो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना कम है हमारे इंडिया के पास। द हाईएस्ट इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन टर्म्स इन वैल्यू वॉज December 18, और इसमें भी दिसंबर 2018 में हाईएस्ट था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। पल्सेस जो है ये सेकेंड ऐसा है इंपोर्ट में, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट, वाइल फ्रेश फ्रूट जो है ये थर्ड है, और स्पाइसेस जो है वो लीस्ट इंपोर्ट में। क्यों? मैंने आपको बताया इंडिया जो है स्पाइसेस का हब है। पहले के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स लोग इंडिया क्यों आए थे? स्पाइसेस देने के लिए। होता क्या था, इंग्लैंड जो कंट्री है ये कोल्ड कंट्री है, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज मान लीजिए, यहाँ पे ये लोग को मीट जो है ये ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि मीट में ना वो होता है, मतलब कह सकते हैं हीट होता है, तो हीट क्या करता है इनके कोल्ड को प्रिजर्व करता है। बट मीट बिना स्पाइसेस के बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, क्योंकि उनको इंडिया से क्या चाहिए था? स्पाइसेस। स्पाइसेस ही ऐसी चीज़ है जो मीट को प्रिजर्व कर सकता है। मतलब अगर कोई मीट है उसको लॉन्ग टर्म तक बचा के रखना है तो उसको आप स्पाइसेस में रख दीजिए, स्पाइसेस के साथ मिक्स करके मीट लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमेशा याद रखिएगा पल्सेस जो है ये भी इंपोर्ट करते हैं, सेकंड हाईएस्ट है, और फ्रेश फ्रूट थर्ड हाईएस्ट है। अब ये जनरल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है, द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट दैट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। इंडियन रूपी की वैल्यू गिरने के लिए कौन सा ऐसा मेजर गवर्नमेंट नहीं लेगी? मैंने कल क्या बताया था, रूपी की वैल्यू कब गिरेगी? जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब मार्केट में रुपीस बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो रूपी की वैल्यू कम होगी। सबसे पहला पढ़ते हैं कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ये कह रहा है अगर हम नॉन इसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, बहुत ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे तो इससे रुपये की वैल्यू गिरना बचा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, इससे रुपये की वैल्यू कम होगा। क्वेश्चन आपको क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। इंडियन रूपी को रोकने के लिए कौन सा ऐसा कदम गवर्नमेंट नहीं लेगी? सेकंड वाला कह रहा है आपको encouraging इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। ये बात भी बिल्कुल सही है, रूपी के स्लाइड को रोकेगा, ये भी रूपी के स्लाइड होने से रोकेगा, बट हमको ऐसा चाहिए जो नहीं रोकेगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये भी बिल्कुल सही है, बट फोर्थ दे रखा है फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी।
एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, सरकार और ज्यादा पैसा डाल देगी मार्केट में। जब सरकार बहुत पैसा डाल देगी मार्केट में तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, मार्केट में रुपीस बढ़ जाएगा। द मोमेंट मार्केट में रुपीस बढ़ जाएगा, रुपये की वैल्यू कम नहीं होगी, रुपीस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, रुपीस की वैल्यू गिरना स्टार्ट नहीं, जो रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। दो चीजें मतलब होता है, आरबीआई जब कोई कदम उठाती है रुपी को रोकने के लिए, सरकार में महंगाई मतलब जो गवर्नमेंट है वो, प्लस ये मॉनेटरी, गवर्नमेंट की एक जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है इसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। जैसे आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, अगर वो कोई कदम ले महंगाई को रोकने के लिए तो उसको कहा जाएगा फिस्कल पॉलिसी। बट अगर आरबीआई कोई कदम ले महंगाई को रोकने के लिए, इसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। महंगाई को कैसे रोकते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे रोकते हैं, तो दो पॉलिसी होता है, एक को कहा जाता है एक्सपांशनरी पॉलिसी और दूसरे का नाम है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सरकार भर भर के पैसा डालती है मार्केट में, इतना ज़्यादा पैसा डालेगी कि पहले जो 1 रुपये मतलब जो 10 रुपये किलो आलू मिलता था, अब सेम 1 किलो आलू लेने के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसे का सप्लाई बढ़ गया। बट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में पैसे का सप्लाई बढ़ जाता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मार्केट में जो एक्सेस पैसा है उसको आप खींच लेते हो। जैसे जब महंगाई बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, जिसमें मान लीजिए अगर एक सामान मुझे 100 रुपये किलो मिल रहा है तो वो 50 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जर्व किया है, जिसमें मार्केट में जितना एक्स्ट्रा पैसा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपको बता ही दिया मैंने। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या है, इंडिया के नाम पे रखा गया क्योंकि इंडिया में मसाला बहुत ज़्यादा फेमस होता है इसीलिए। और ये किस में इशू किए जाते हैं, रूपी के टर्म्स में। जो बॉन्ड होता है ना, बाहर के कंट्री में आप इशू करोगे तो उनकी करेंसी में इशू करना पड़ता है। जैसे अगर यूएसए कोई बॉन्ड लाएगा तो किस में लाएगा, डॉलर में। यूरोप अगर कोई बॉन्ड लाएगा तो यूरोप में लाएगा। बट इंडिया ने भी बाहर के कंट्रीज में एक बॉन्ड लॉन्च किया जिसका नाम है मसाला बॉन्ड। इस बॉन्ड की खास बात क्या थी, ये रूपी के अंदर आप रुपीस दे के खरीद सकते हो इसको, इसलिए लॉन्च किया गया था। बट अगेन जब आप रुपी देके ये बॉन्ड को खरीदोगे, इंडिया में रुपीस की जो वैल्यू है वो कम होगी, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम होगी, रुपीस का स्लाइडिंग रुक जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला कह रहा है ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है, इंडिया में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसको बाहर से पैसा ऑब्टेन करना है तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब जब वो बाहर से पैसा लाएगा तो इंडिया में क्या आएगा, डॉलर। मैंने क्या कहा, द मोमेंट इंडिया में डॉलर आएगा रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पैसा गिरना स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला काम भी हम नहीं करेंगे। लास्ट वाला काम जो है दैट इज योर आंसर, फॉलोइंग एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब आप ऐसा काम करते हैं तो रुपये की वैल्यू गिरती नहीं है, रुपये की वैल्यू मतलब बढ़ती नहीं है, रुपये की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाता है। आंसर हो जाएगा डी। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दी है। इंपोर्ट क्या होता है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड क्या होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भी और एक्सटर्नल कॉमर्शियल पॉलिसी भी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई ने एक सिस्टम लाया था, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। होता क्या है, जब आप यूपीआई करते हो किसी को तो यूपीआई का पूरा डेटा सिस्टम में स्टोर्ड होता है। आरबीआई चाहता था कि जितना भी सिस्टम है जो आपका डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर्ड रहे, हमारे लोकल कंट्री में ही स्टोर्ड रहे। हम नहीं चाहते थे बाहर जाए, क्योंकि द मोमेंट आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स बाहर जाएंगे, आपकी यूपीआई की डिटेल्स बाहर जाएंगे तो हो सकता है इसका मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए ये सिस्टम लाया गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंट डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब ऑर्डर रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डाटा दिक्कत, डाटा डिक्टेट। इसको डाटा डिक्टेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि डाटा को एज ए यूज किया जाएगा एज ए डिक्टेटर टर्म्स में बिजनेस करने के लिए। इसीलिए कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट, क्या क्या कमांड है इसमें, सबसे पहला दे शैल एंश्योर दैट एंटायर डाटा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। यस, ये चाहते थे कि जितना भी पूरा डेटा हो ये सारा इंडिया में ही स्टोर्ड हो। नेक्स्ट, they shall ensure that the system are owned and operated by public sector enterprises। और तीसरा कह रहा है they shall submit the consolidated system audit report to the comptroller and auditor general of India by the end of the calendar year। पहला कह रहा है कि डेटा इंडिया में स्टोर करना है, दूसरा कह रहा है ये इंश्योर करना है कि जितना भी ऑपरेट कर रहा है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ओन कर रहा है, और तीसरा स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि इसका जो रिपोर्ट है ये आपको किसको सबमिट करना है,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में अब तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट इन्होंने इसका आंसर 1 ओनली दे रखा है, मतलब इनके हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पहला वाला तो बिल्कुल राइट है कि सिस्टम इंडिया में ही स्टोर्ड होना चाहिए। सेकंड वाला क्यों रॉन्ग है और थर्ड वाला क्यों रॉन्ग है, ऐसा देखते हैं। पहला वाला दे रखा है आरबीआई हैज गिवन द फॉलोइंग डायरेक्टिव कि ऑल सिस्टम प्रोवाइडर शैल एंश्योर दैट एंटायर डाटा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम दैट इज ओनली इन इंडिया। नेक्स्ट, ये जो डेटा होता है ये फुल एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। क्यों इंडिया में ही रखना चाहिए, क्योंकि फॉरेन का जो लॉ है वो इसका मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि इसमें सारी डेटा होती है। आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ट्रांजैक्शन क्या है, आप कहाँ कहाँ शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा करते हो कि अमेजोन पे करते हो, सो दैट कल को ऐसा ना हो कि आपकी प्राइवेट डिटेल्स भी बाहर आ जाए कि आप कौन से वेबसाइट पे शॉपिंग करते हो। क्योंकि कल को क्या होगा, फिर ह्यूमन पे मशीन्स डोमिनेट करेंगे। कल को आपको ऐसी ऐड दिखाई जाएगी फ्लिपकार्ट की जो आपको खरीदना है, तो हम नहीं चाहते थे कि मशीन्स डोमिनेट हो, इसलिए डेटा लोकलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है सिस्टम प्रोवाइडर शैल एंश्योर कंप्लायंस ऑफ अबाउ रूल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये ऐसा कह रहा है कि 6 महीने के अंदर ये रूल लागू हो जाना चाहिए और 2018 तक रिपोर्ट आरबीआई तक आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, सिस्टम प्रोवाइडर शैल सबमिट द सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है कि द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय सर्ट इन एम्पैनल ऑडिटर certifying completion of the activity. Next, the SAR duly approved by the board of system provide should be submitted to the Reserve Bank not later than this. CAG is not involved here. Actually क्या है, ये ऐसा कह रहा है कि एक बॉडी होनी चाहिए, कौन सी, CERTN, that is Computer Emergency Response Team of India। तो ये जो ऑडिट यहाँ दे रखा है कि कैग ने करना चाहिए, ऐसा कैग के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। ये कहा हुआ है कि ये जो ऑडिट होगा ये इंडिया में कौन कराएगा, CERT-IN। CERT-IN के बारे में थोड़ा बता दूं, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। अगर कल को मान लीजिए आपके कोई भी डिजिटल पेमेंट या फिर डिजिटल ऐप में या फिर डिजिटल सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो इंडिया में ये नोडल अथॉरिटी है जो इसमें लुक करेगा। जैसे कल को मान लीजिए साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम में आपके कंप्यूटर से लेके या सामने वाले के कंप्यूटर में जो भी डिटेल्स होगा ये आपको कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ही प्रोवाइड कराएगा, सो दैट आपका पैसा जो है वो इमीडिएटली रिकवर हो जाए। तो इंडिया में करने वाला CERT-IN है। और इसने ऐसा कहा है ये जो सिस्टम प्रोवाइडर है ये सबमिट किसको करेंगे, रिपोर्ट, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को ही। इसे सेकंड आपका स्टेटमेंट इसे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये रॉन्ग है। इसका ऐसा कहना है जो सिस्टम है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं, ये खुद सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करने पे आरबीआई को दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ें मेंशन नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर सिटीजन नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने लोगों का डेटा बचाने के लिए, पिछला वाला क्वेश्चन भी डेटा पे था, ये वाला क्वेश्चन भी डेटा प्रोटेक्शन पे, ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने एक लॉ लाया कि उनके सिटीजन का डेटा कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी और प्राइवेसी के लिए भी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लाया और ये 2018 से इंप्लीमेंट हुआ? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा नहीं, यूरोपियन यूनियन यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं। यूरोपियन यूनियन क्या है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मिल के एक यूनियन बनाया है जिसके तहत, उसमें यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, ये लोग सेम करेंसी का यूज़ करते हैं। मतलब कल को आप यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करोगे आपको सेम करेंसी देना पड़ेगा, कौन सा, यूरो। यहाँ पे सेम ट्रेड रूल्स है, यहाँ पे सेम ट्रेड एग्रीमेंट्स है। तो इन्होंने मिलकर एक लॉ लाया जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका डेटा कोई मिसयूज नहीं करेगा, उनकी चीज़ें प्राइवेसी रहेगी। डेटा मिसयूज का क्या मतलब है, आज के डेट में आप एक चीज़ देखना, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन का कभी आप चेक कीजिएगा घर जाके, आप देखिएगा जब रिसेंट एक्टिविटी होता है ना तो लास्ट में आपको व्हाट्सएप दिखाएगा और व्हाट्सएप का रात को 2 या 3 बजे भी दिखाता है एक्टिव है। होता क्या है ना, हम जब कोई भी मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ परमिशन देना पड़ता है ऐप को। तो जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना मोबाइल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे देखिएगा माइक्रोफोन को एक्सेस दे दिया जाता है फ़ोन का। जैसे अभी मेरा फ़ोन यहाँ पे रखा है, व्हाट्सएप एक्टिव है बैकग्राउंड में, इसका माइक्रोफोन एक्टिव होगा। तो जब मैं और आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, तो व्हाट्सएप बाय डिफ़ॉल्ट सुन लेता है ये चीज़, जो ऐप का माइक्रोफोन ऑन है। अगर सेम चीज़ आपके गूगल क्रोम का भी ऑन है, OLX का भी ऑन है, या फिर जो भी ऐप का ऑन है, फ्लिपकार्ट का ऑन है,
तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप मोबाइल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे ना, आप दिखेंगे आपको ऐड दिखा रहा है कार का ही। आपने 2 दिन पहले कार का सोचा, आपको कार का ऐड क्यों दिखाता है? क्योंकि उन्होंने आपकी बातें सुन ली। या फिर जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना किसी से कि मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी है, तो क्या होता है, जब वो कार वर्ड जो होता है वो चैट के बैकग्राउंड में रीड कर लिया जाता है और फिर उसके बेसिस पे आपको ऐड दिखाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, ऐसा कहा जाता है, व्हाट्सएप ऐसा क्लेम करती है कि व्हाट्सएप के जो चैट्स है दैट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ऐसा कहा जाता है, बट ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि कितने बार, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई ड्रेस की बात कर रहे हैं, आपने किसी को कोई गूगल से एक ड्रेस का फोटो खींच के भेजा, नेक्स्ट डे आपको फ्लिपकार्ट पे वैसे ही ड्रेस के ये सजेशन दिखाए जाएंगे। ये सारा कुछ ऑपरेट होता है डेटा पे ही, इसी को कहा जाता है डेटा प्रोटेक्शन। इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ लेके आया था कि उनके कंट्री का जो डेटा रहेगा वो लोकलाइज रहेगा, उनके ही सर्वर पे रहेगा। मतलब कल को अगर यूरोपियन यूनियन की ही कोई कंपनी है तो वही ये सजेशन दे सकती है, बाहर की कोई भी कंपनी सजेशन नहीं दे सकती है। तो ये लॉ का नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR भी कहते हैं। इट इज़ रेगुलेशन इन यूरोपियन यूनियन लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर सिटीजन्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। अब इसने किसको रिप्लेस किया है? डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव एंड स्टार्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 2018। इट ऑल्सो एड्रेसेस द एक्सपोर्ट ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड यूरोपियन यूनियन एंड इकोनॉमिक एरिया। इसमें ऐसा भी कहा गया कि यहाँ के लोगों का डेटा बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डेटा बेचा भी जाता है। डेटा अगर आपको देखना है कैसे बेचा जाता है, आज के डेट में जब आप कोई भी फंक्शन होता है, जैसे आप क्रिसमस में चले जाओ, न्यू ईयर में कोई मॉल में चले जाओ, वहाँ पे एक आदमी रहेगा, वो आपको बोलेगा सर ये लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट है, फॉर्म भर दीजिए। कुछ पैसा नहीं देना है, आपको बोलेगा फ्री में फॉर्म भर देना। जब आप वो फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म में बहुत सारे कॉलम होते हैं। इधर लिखा रहेगा नेम, एज, स्कूल, एड्रेस, क्या आपने ग्रेजुएशन किया है, कितना आप अर्न करते हैं, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें होती है। अब क्या होता है, आपने फ्री में भर के दिया, आपको ऐसा लगा अरे यार बढ़िया है, लकी ड्रॉ निकलेगा, नहीं भी निकला तो मेरा क्या जा रहा है। बट नेक्स्ट डे या एक हफ्ते बाद आप देखोगे आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, किसका? इंश्योरेंस कंपनी का। अभी डेटा फिल्टर कैसे करते हैं, जब ये देखते हैं कि आपकी एज 30 से लेके 60 में है, तो ये समझ जाएंगे कि अब आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है और आप कॉलेज में आपने भरा है और आप अभी 11th-12th में है, तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस वालों का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, सर हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो गई है। ये पूरा डेटा फिल्टर किया जाता है, इसीलिए एक स्टेटमेंट दिए न्यूज़पेपर में डेली आता है, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा जो है ये नया ऑयल है। ऑयल पे क्या होता है, देश रन होता है, वैसे ही डेटा पे देश रन होगा। क्यों? डेटा बेचा जाता है। आज के डेट में जो आपको डेटा लिया जा रहा है ना, ये सारे बैंक को, कोचिंग क्लासेस को, रेस्टोरेंट को दिया जाता है। कोचिंग क्लास वाले क्या करेंगे, देखेंगे आपके घर में कितने बच्चे, 2 बच्चे आपको फ़ोन करेंगे, सर हमारे एडमिशन चालू हो रही है, जेई का, नीट का एडमिशन करा लीजिए। वो सारा डेटा यहीं से जाता है। ये जो डेटा आपको लग रहा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ऐसे ही नहीं रहता। इनफैक्ट मान लीजिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपने वहाँ पे बिल पे किया और बिल में या फिर आपने कोई भी अपनी डिटेल्स दे दी, ये बिल नेक्स्ट डे हेल्थ एजेंसी वालों के पास जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस के पास, ये दिखाने के लिए कि आपका डाइट कितना अनहेल्थी है, आप इतना ऑयली खाना खाते हैं और कल को हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े। इसे ये लोग आपको पिच करेंगे, सर एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए हमारी तरफ से। आप सोचेंगे कॉल कहाँ से आ रहा है, बट ये डेटा जो है यहीं से जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, एक वेबसाइट बताता हूँ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको क्या करना है, हैव आई बीन पॉन्ड करके एक वेबसाइट है। हाँ, जब आप इस पे जाएंगे और आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आपको दिखेगा कितने वेबसाइट पे आपका ईमेल एड्रेस लीक हो चुका है। जैसे मैं एक लाइव करके दिखाता हूँ। मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, अब देखो ये बोल रहा है 5 डेटा ब्रीचेस हुआ है, 5 जगह से मेरा डेटा लीक हुआ है और वो दिखाएगा भी कहाँ से। सबसे पहले बिग बास्केट से मेरा क्या क्या चला गया, डेट ऑफ बर्थ चला गया, ईमेल एड्रेस चला गया, नाम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, ये सब मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। नेक्स्ट सिटी टुडे करके वेबसाइट से मेरा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड चला गया। नेक्स्ट कलेक्शन करके एक शॉपिंग वेबसाइट है, वहाँ से मेरा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड चला गया। डोमिनोज से भी मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चला गया। और लास्ट में इंडिया मार्ट। ये से 5 वेबसाइट्स है जहाँ से मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये 0 है ना आपका, इसीलिए क्योंकि आपने यहाँ कहीं भी रजिस्टर नहीं कर रखा होगा उस ईमेल आईडी से।
होता क्या है ना, अब इन्होंने डेटा भी दे रखा है, अक्टूबर 2020 में ना बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हुआ था, सेम डोमिनोज का 2021 में हुआ था, 13 टेराबाइट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज डेटा, इतना बड़ा डेटा लीक हो गया। इसीलिए कभी भी ऐसा कहा जाता है कि किसी भी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हैं ना, तो कोई टेम्पोररी ईमेल एड्रेस से रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के साथ साथ आपका पासवर्ड, आपका फ़ोन नंबर, अब देखिए कितने जगह से मेरा फ़ोन नंबर भी चला गया, जैसे बिग बास्केट से मेरा फ़ोन नंबर चला गया, डोमिनोज से चला गया, तो मुझे जो फेक फ़ोन कॉल्स आते हैं, स्पैम फ़ोन कॉल आते हैं, यहीं से आते हैं, यहाँ से डेटा लीक हो जाता है। तो ऐसे कितने वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखो इन्होंने फाइनली दिया भी है, टोटल 766 वेबसाइट हैक हो चुके हैं अब तक, इतने सारे अकाउंट्स का डेटा आ चुका है, इतने सारे डेटा को कॉपी पेस्ट किया गया है और इतने सारे पेस्ट अकाउंट हैं, मतलब इतने सारे 2,28,884,000 लोगों का डेटा को अब तक कॉपी किया जा चुका है और कॉल कर चुके हैं लोग, अलग अलग जगह बेचा जा चुका है, समझ रहे हो। और ये डेटा जो है ज़्यादा महंगा नहीं, 1 रुपये में बिकता है। आप लोग सोचोगे सर 1 रुपये की क्या वैल्यू है, सर इनके पास करोड़ों लोगों का डेटा है, बैठे बैठे करोड़ों कमा लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो डेटा मांगते हैं। आते वापस यहाँ पे, तो यूरोपियन यूनियन ने लॉ लाया था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेटिव एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड यानी एनर्जी से क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इंडिया ने किसके साथ ऐसी डील साइन की थी जो न्यूक्लियर फील्ड में हमको कोऑपरेशन देगा। जापान नहीं, रशिया यस, यूके नहीं, यूएसए नहीं। उस टाइम पे रशिया के साथ इंडिया ने साइन किया था। जहां क्वेश्चन में रिसेंटली लिखा होता है समझ जाना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए पूछा जा रहा है। ये पुराना वाला भी जो क्वेश्चन है देख सकते हो 2018 में इंप्लीमेंट हुआ था, 2019 का पेपर है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये वाला भी जो पेपर है 2018 का, ये भी देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 2018 तक आरबीआई को डेटा आ जाना चाहिए अक्टूबर, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसलिए इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स का वेटेज भी बहुत बढ़ जाता है, मतलब अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 जो है वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसका आंसर है रशिया। इंडिया ने रशिया के साथ एक डील साइन की थी न्यूक्लियर फील्ड में। दोनों कंट्री ने ये डिसाइड किया कि 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बनाएंगे रशिया डिज़ाइन पे, और इंडिया में एक नए साइट को भी डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट ये कहा गया था, पुतिन आए थे वहाँ से, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ व्लादिमीर पुतिन, ये डील साइन किया गया था कहाँ पे, न्यू दिल्ली, इसलिए इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया कहा जाता है। आपको बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, कि इंडिया में हमने न्यूक्लियर डील किसके साथ साइन किया न्यूक्लियर फील्ड में, रशिया के साथ, बस। नेक्स्ट कह रहा है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अगेन बैंकिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इंडिया में जो मनी मल्टीप्लाई होता है वो किस वजह से है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊँ, मान लीजिए संजय ने 100 रुपये बैंक में रखे। अब क्या होगा, सॉरी समझते हैं, संजय के पास 100 रुपये, संजय ने 70 रुपीज़ सेव किए और 30 रुपये बैंक में रखे। आपने 30 रुपये बैंक में रख दिए। अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी आया और उसने बैंक में बोला मुझे लोन चाहिए। बैंक ने क्या किया, 30 रुपये दे दिया अंबानी को लोन। अब अंबानी ने 30 रुपये अलग अलग जगह स्टोर किया होगा। अब बैंक ने क्या कहा, 30 रुपये पे मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब 30 रुपये पे जब अंबानी वापस बैंक को पैसा देगा तो कितना देगा, 33 रुपीज़। तो अब बैंक के पास कितना हो गया, 70 रुपये संजय के पास, और बैंक के पास हो गया 33। ये जो 33 रुपीज़, ये जो 30 रुपीज़ 33 हुआ, इसको कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। इंडिया में यही सिस्टम है। इंडिया में क्या होता है, आप और मैं एज अ सिटीजन्स कुछ कमाते हैं, जिसका मान लीजिए X% हम लोग बैंक में रखते हैं। बैंक का काम क्या होता है, ये X% बैंक में जो पैसा है ये अलग अलग लोगों को बांटता है, A को, B को, C को और D को। मान लीजिए ये 40 रुपये थे, A को 10 दिया, B को 10 दिया, C को 10 दिया, D को 10 दिया। ये 40 रुपये ना 4 लोगों के थे, सबके 10-10 रुपये थे। सबने, बैंक ने सबसे 10-10 रुपये लिए और सबको 10-10 रुपये दिए। अब बैंक ने क्या कहा, मुझे 2% इंटरेस्ट चाहिए, 20% मान लेते हैं। तो अब ये लोग वापस जब देंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो 12 रुपये बैंक को वापस देंगे। बैंक को अब कितना वापस आया, 48 रुपीज़। 40 के जगह बैंक ने आपके 40 रुपये दे दिए और बैंक के पास कितना आ गया, 8 रुपये। जहाँ बैंक के पास कुछ नहीं था, बैंक ने आपसे 40 लिए, 48 बना के आपको 40 वापस कर दिए। 48 से जो 48 रुपीज़ बनाए, इसको कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। पैसा मल्टीप्लाई हुआ। बैंक के पास तो कुछ नहीं था, बैंक ने अपने तरफ से तो कोई पैसा लगाया नहीं, आप ही का पैसा लिया, आप ही का पैसा किसी और को दिया, उसको डबल करके या उस पर इंटरेस्ट कमा के आपको वापस कर दिया। इस कंसेप्ट को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। ये कैसे होगा, सबसे पहला कह रहा है इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। बिल्कुल गलत। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको, आप एज अ बैंक है, आपके पास 100 रुपये डिपॉजिट आया।
तो आप 100 का 100 रुपए लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? दो चीज़ें आपको हटा के रखना पड़ता है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। होता क्या है, मान लीजिए आप एक बैंक है, आपके पास संजय के 50 रुपए और नेहा के 50 रुपए। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं 100 के 100 रुपए लोन दे दूंगा तो कल को संजय को पैसा विड्रॉ करना रहा तो वो पैसा मांगेगा, बैंक कहाँ से देगा? बैंक ने तो लोन दे दिया है, और लोन भी कैसा 1 साल का दिया है, तो 1 साल तक तो आपको पैसा नहीं दे सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, बैंक आपको कुछ CRR रखना है। CRR कितना होगा? 4%, जितना डिपॉजिट है। अब अभी के टर्म्स में समझिए ऐसा कि 100 रुपए का 4% मतलब 4 रुपए, ये गवर्नमेंट को रखना है एज अ कैश रिजर्व रेशियो बैंक को। ये क्यों रखना है? क्योंकि कल को हो सकता है कोई डिपॉजिटर अपना पैसा वापस मांगने आ जाए तो उसको कुछ पैसा तो दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक SLR भी रखना है। SLR कितना होता है? 18%। टोटल मिला के, मतलब ये नंबर चेंज हो सकता है, अभी 18 और 4 है, टोटल आपको 22% अलग से रखना है। तो 22% हटा दोगे तो बैंक 78 रुपीज़ लोन दे सकती है और 22 रुपीज़ बैंक को अपने पास रखना है। क्योंकि कल को मान लीजिए संजय को ज़रूरत पड़ी तो संजय ने 50 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, 10 रुपये या 20 रुपये निकाल के अपना काम कर सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है CRR। तो इसको इंक्रीज करने से क्या मनी मल्टीप्लाई होगा? नहीं। अगर कल को आप 4 की जगह 5 कर देंगे तो बैंक को लोन देने के लिए अमाउंट बढ़ेगा नहीं, बैंक को लोन देने के लिए अमाउंट कम होगा। जब बैंक का अमाउंट कम होगा तो मनी मल्टीप्लाई कैसे होगा? मनी तो कम मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन राइट। जो मैंने आपको बताया ये क्या है? बैंकिंग हैबिट ही है। जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करेंगे बैंक के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा और बैंक उतना ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएगा। इसको कहा जाता है बैंकिंग हैबिट। जब बैंकिंग हैबिट लोगों की इंक्रीज होगी तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, ये भी सही है। तीसरा है इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। यही है SLR जो मैंने आपको बताया। अगर SLR भी बढ़ा दोगे तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा नहीं, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। और लास्ट में कह रहा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये भी गलत है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा सबका सब बैंक में पैसा डालेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B, दैट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर इज B। मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताया कि मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक फॉर अ गिवन फिक्स अमाउंट ऑफ बेस मनी एंड रिजर्व रेशियो। इंक्रीज इन CRR जो है ये रिड्यूस कर देता है मनी मल्टीप्लायर, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम यहाँ पे SLR का भी दे रखा है क्या? हाँ, SLR से भी मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, CRR से भी। नेक्स्ट, अगर इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन तो जरूरी नहीं है कि सबके सब इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। बट B क्यों रॉन्ग है? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज द लेंडिंग, देयर बाय विल लीड टू मोर डिपॉजिट इन द बैंकिंग। जितना ज़्यादा बैंकिंग हैबिट करेंगे डिपॉजिट बढ़ेगा, डिपॉजिट बढ़ेगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा लोन देने के लिए। जितना ज़्यादा बैंक लोन देगा उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी होगा। यहाँ पे हमारा फाइनली 2019 का पेपर ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं 2020 का पेपर।